नमस्कार, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। पश्चिम एशिया में इस वक्त दो ऐसे डेवलपमेंट्स एक साथ चल रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के एनर्जी और सिक्योरिटी कैलकुलेशन को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ वाशिंगटन और रियाद के बीच एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है और दूसरी तरफ रेड सी में सऊदी ऑयल ले जा रहे टैंकर्स पर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ये दो अलग अलग इवेंट्स नहीं हैं, ये एक ही जियोपॉलिटिकल साइकिल के दो पार्ट्स हैं और इन्हें एक साथ समझना बहुत ज़रूरी है। 22 जुलाई की रात अमेरिकन एनर्जी डिपार्टमेंट्स ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब ने सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बुनियाद रख दी है। इसमें दो डॉक्यूमेंट्स पर साइन हुए, एक 123 एग्रीमेंट जो अमेरिका के एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 के तहत बनता है और दूसरा बायलैटरल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट। इसको साइन करने वाले थे अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट और सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान। अमेरिकन स्टेटमेंट में इसे दशकों लंबी और कई बिलियन डॉलर की पार्टनरशिप कहा गया जो अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, अमेरिका में हाई पेइंग जॉब्स बनाएगी और दोनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीप करेगी। अंदर की बात यह है कि ये 3rd ईयर का फ्रेमवर्क है जिसके तहत वेस्टिंग हाउस के AP1000 जैसे एडवांस रिएक्टर्स सऊदी में लगेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी डील के एक पार्ट्स में अमेरिकन कंपनीज खुद सऊदी की ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बनाने पर कंसीडर करेगी। अब यहीं पर इस डील में वो ट्विस्ट आता है जिसने वाशिंगटन के एक्सपोर्ट्स को भी हिला कर रख दिया। अमेरिका पिछले 20 ईयर्स से दुनिया को जो गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ाता था वो इस डील में गायब है। देखिए, यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड का सीधा मतलब था अगर आपको अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको रिटर्न में दो चीज़ें छोड़नी होगी। आप अपनी ज़मीन पर यूरेनियम को एनरिच नहीं करोगे और आप यूज्ड फ्यूल को रीप्रोसेस नहीं करोगे क्योंकि इन्हीं दो रूट से सिविलियन प्रोग्राम से बम तक पहुंचा जाता है। UAE ने 2009 में अमेरिकन से डील करते वक्त यही दो चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दी थीं। इसके साथ अमेरिका हमेशा एडिशनल प्रोटोकॉल मांगता था ताकि IAEA के इंस्पेक्टर्स बिना बताए किसी भी अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई डील में दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना एनरिचमेंट पर बैन और ना ही एडिशनल प्रोटोकॉल। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये डील एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सबसे स्ट्रांगेस्ट नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और साथ में बना बायलैटरल सेफगार्ड्स एग्रीमेंट सऊदी की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हुए हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये अमेरिका की डेकेड्स पुरानी पॉलिसी से यूटर्न है और यही वजह है कि आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट्स कांग्रेस से कह रहे हैं कि इसे रिजेक्ट करो। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ऑयल के समंदर पर बैठा कंट्री न्यूक्लियर के पीछे क्यों भाग रहा है। इसका आंसर सऊदी के विजन 2030 में छिपा है। सऊदी आज अपनी 70% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऑयल और गैस जलाकर बनाता है। हर एक बैरल जो वो खुद बर्न कर देता है वो बैरल वो $90 में बेच सकता है। सऊदी का टारगेट है 2040 तक 17 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बनाना, यानी करीब 16 बड़े रिएक्टर्स। इससे उसके NEOM जैसे न्यू सिटीज़ को, उसके डिसेलिनेशन प्लांट्स को जो पूरे कंट्री को ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, सस्ती और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और पर डे का करीब 10 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट के लिए बेचेगा। और दूसरा रीजन उससे भी बड़ा है, जियोपॉलिटिक्स। सऊदी ने सालों से अमेरिका को कहा कि अगर आपने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी तो हम चाइना के CNNC और रसिया के रोसाटॉम से ले लेंगे जिनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो अमेरिका के लिए ये डील इलेक्ट्रिसिटी बेचने की डील नहीं है, ये इस बात की डील है कि आने वाले 50 ईयर्स में सऊदी का पावर ग्रिड किसकी टेक्नोलॉजी पर चलेगा। और इसी वजह से इजराइल में अनइजीनेस है। इजराइल का दशकों पुराना डॉक्ट्रिन रहा है कि मिडिल ईस्ट में उसके अलावा कोई और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल ना करे। जब UAE ने अपनी कैपेबिलिटी छोड़ी तो इजराइल ने रिलीफ की सांस ली थी, सऊदी ने नहीं छोड़ी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने बम बनाया तो हम भी बनाएंगे। अब जरा सोचिए, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के नाम पर ईरान से युद्ध कर रहा है और उसी टाइम सऊदी को एनरिचमेंट का डोर ओपन कर रहा है और इजराइल इसे अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान रहा है। क्योंकि आज जो चीज़ सिविलियन कही जा रही है
कल वही चीज़ मिलिट्री ऑप्शन में बदल सकती है। कांग्रेस में भी इस पर डिबेट है, लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि डील को कांग्रेस में 90 सेशन डेज तक रखा जाएगा और अगर कोई रोकना चाहे तो उसे न सिर्फ वोट पास करना होगा बल्कि प्रेसिडेंट के वीटो को भी 2/3 मेजॉरिटी से ओवरराइड करना होगा, जो मौजूदा रिपब्लिकन कंट्रोल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अब इस न्यूक्लियर वाली स्टोरी को आयल वाली वार से जोड़िए, तब आपको पूरा मैप समझ में आएगा। 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच जो नई वार शुरू हुई है उसने हार्मुज स्ट्रेट को ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया है। हार्मुज से दुनिया का 28% ऑयल और गैस जाता था। जब हार्मुज ब्लॉक हो गया तो सऊदी ने अपना प्लान बी निकाला। उसने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से अपना ऑयल अपने वेस्टर्न कोस्ट पर यानबू पोर्ट तक पहुंचाना शुरू किया। मार्च के बाद सऊदी ने यानबू पोर्ट पर डे करीब 5 मिलियन बैरल भेजना शुरू किया, जो वार से पहले के लेवल से डबल से भी ज़्यादा है। एनालिस्टिक्स फर्म केपलर का डेटा कहता है कि इसमें से 80% शिपमेंट्स बाब अल मंदेब से होकर एशिया तक आता है और ईरान ने इसी नर्व को पकड़ लिया। उसने अपने सबसे ट्रस्टेड प्रॉक्सी यमन के हूतियों को आगे किया। हूतियों ने मंडे को अनाउंस किया कि वो सऊदी अरब के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड लगा रहे हैं। उन्होंने शिपिंग कंपनीज को ईमेल भेजकर थ्रेट दी कि जो भी सऊदी पोर्ट्स पर लोड या अनलोड करेगा उसे कहीं भी टारगेट बनाया जाएगा। ये थ्रेट हवा में नहीं थी। ट्यूसडे को सऊदी क्रूड ऑयल ले जा रहे चाइना और इंडिया के 3 बड़े टैंकर्स पर हमला हो गया, जिससे उनको वापस मुड़ना पड़ा। तथा वेडनेसडे को 5 और टैंकर्स ने बाब अल मंदेब को अवॉइड करने के लिए रूट बदल दिया। थर्सडे को हूतियों के एक्सपोर्ट्स पर्सन ने क्लेम किया कि उन्होंने सऊदी के टैंकर्स पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने उसी रात कहा कि ईरान पर लगातार 12th नाइट स्ट्राइक की गई है ताकि ईरान के सिविलियन नेविगेटर्स को थ्रेटन करने की कैपेबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। जबकि ईरान ने जवाब में जॉर्डन, कुवैत और दोहा में अमेरिकन बेसेस पर अटैक का क्लेम किया। अब समझिए बाब अल मंदेब क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों लोग कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट हार्मुज बन रहा है। अरबी में इसका मतलब है आंसुओं का दरवाज़ा। ये सिर्फ 29 किलोमीटर वाइड है। एक तरफ यमन है, दूसरी तरफ जिबूती। यही रेड सी का इकलौता गेट है जहां से दुनिया का 12% ऑयल और 15% ग्लोबल ट्रेड जाता है। अमेरिकन डेटा कहता है कि पर डे करीब 9 मिलियन बैरल ऑयल यहीं से गुजरता है। जब हार्मुज बंद हुआ तो दुनिया ने सोचा था यानबू और बाब अल मंदेब से काम चल जाएगा, लेकिन अब हूतियों ने उसी गेट पर लॉक लगाने की थ्रेट दी है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जो शिप्स पहले हार्मुज से बचकर आए थे उन्हें अब बाब अल मंदेब से बचने के लिए पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ रहा है और इसमें 15 से 20 डेज ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े VLCC टैंकर्स फुल्ली लोडेड सुएज कैनाल से नहीं निकल सकते। उन्हें पहले सुमेड पाइपलाइन में हाफ ऑयल अनलोड करना पड़ता है और फिर अलेक्जेंड्रिया में दोबारा लोड करना पड़ता है। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे ने कहा है कि सऊदी पोर्ट्स पर जाने वाले शिप्स हाई रिस्क पर हैं और वार रिस्क इंश्योरेंस एक रात में कई गुना बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन की नेवल मिशन ने क्लियरली कह दिया है कि इजरायली, अमेरिकन या सऊदी इंटरेस्ट से जुड़े शिप्स रेड सी में न जाएं। तो अब पूरी पिक्चर को एक लाइन में देखिए। अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि सऊदी चाइना और रसिया के कैंप में न जाए। सऊदी न्यूक्लियर ले रहा है ताकि वो ऑयल के बाद दुनिया के लिए खुद को एनर्जी सुपर पावर बनाए और ईरान के सामने बैलेंस रखे। और उधर इजराइल डर रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू हो जाएगी। और ईरान ने हूतियों के थ्रू हार्मुज के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी स्टेक पर लगा दिया है ताकि दुनिया पर डबल ब्लॉकेट बन जाए। एक तरफ न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस में डिबेट चल रही है, दूसरी तरफ ऑयल के प्राइसेस दोबारा $100 की तरफ भाग रहे हैं। और अगर दोनों चौक पॉइंट्स एक साथ बंद हुए तो एनालिस्ट $200 तक की बात कह रहे हैं। इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद आपकी क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका का गोल्ड स्टैंडर्ड हटाकर सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील करना एक सही स्ट्रेटेजिक मूव है, या यह वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बूस्ट करेगा? और दूसरा, क्या बाब अल मंदेब पर लगा ब्लॉकेड हार्मुज से भी बड़ा क्राइसिस बन सकता है? इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स के बेसिस पर इस टॉपिक पर नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो भी बनाया जाएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।